अध्याय 2। इंजीनियर के तौर पर पहली नौकरी। मेरी पहली नौकरी MADA मुद्रा कृषि और विकास प्राधिकरण मलेशिया में एक सुरक्षित सरकारी नौकरी थी। मैं एक इंजीनियर था। मेरे पिताजी का सपना पूरा हो गया था। उनका बेटा इंजीनियर बन गया था। मैं ग्रामीण मार्गों, ग्रामीण पुलों और सिंचाई का प्रभारी था। मुझे आज भी याद है जब मैं नौकरी के प्रस्ताव पत्र के साथ घर आया, सब कितने खुश थे। मेरी दादी, मेरे पिताजी, मेरे माता और निस्संदेह मेरा छोटा भाई। उन्होंने उस पत्र में वो देखा जो मुझे भी दिखाई दिया, उन चिंताओं का अंत जो कई वर्षों से हमारे परिवार की परेशानी का कारण थी, और एक वित्तीय तौर पर सुरक्षित जीवन जो शुरू होने वाला था। हम सभी ने उस पत्र को आने वाले खुशी भरे जिंदगी के लिए आमंत्रण के रूप में देखा था। मैंने ठान लिया था कि अपनी नौकरी पूरी संजीदगी और ईमानदारी से करूंगा। मुझे मेरे प्रोफेसर द्वारा दी गई सभी सलाह भी याद थी, जिनका मैं यकीनन पालन करने वाला था, और मैं निस्संदेह अपनी संस्था और मेरे प्रोफेसर का सिर गर्व से ऊंचा करने वाला था। जब भी मुझे परियोजना दी जाती थी, सबसे पहले मैं सभी संख्याओं और वजनों की गणना करता था ताकि ये पता लग सके कि क्या सारा सामान सच में आवश्यक है। इंजीनियरिंग में संख्याएं अत्यावश्यक है और किसी को इन्हें कम महत्वपूर्ण नहीं समझना चाहिए। ये अभ्यास मेरे लिए कई मौके पर मददगार साबित हुआ। एक बार करीबन 30 टन की गलत गणना हो गई थी। सर, इस पुल के लिए गणना गलत है और वही तकरीबन 30 टन से। मैंने अपने द्वारा की गई गणनाएं और अपने साइट के दौरे के दौरान ली गई तस्वीर दिखाते हुए अपने बॉस को समझाने की कोशिश की। उन्होंने चित्रों, गणनाओं, मेरे द्वारा ली तस्वीर को देखा, फिर मेरे ओर देखा और कहा, तो तुम इस पुल के लिए किस प्रकार की लोडिंग इस्तेमाल करोगे? मैंने कहा, हाईवे लोडिंग। उन्होंने अपनी त्योरियाई चढ़ाई और अपनी कुर्सी से उठे और मुझे व्यंग्यपूर्ण ढंग से बोले, तो तुम्हें लगता है कि हमारे पास बहुत पैसा है। तुम एक गांव में हाईवे लोडिंग इस्तेमाल करने के बारे में सोच रहे हो। लेकिन मैं बस डांटा रहा और उत्तर दिया, हाँ सर, मैं ऐसा सोचता हूँ। वो सीधे खड़े हो गए और मुझसे कहा, मिस्टर लिम, मैं जानता हूँ कि ये सही नहीं है, लेकिन ये एक गांव में है तो इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? मैंने दृढ़ता से अपनी बात जारी रखते हुए कहा, सर, मैं एक इंजीनियर हूँ। क्या कानूनी है और क्या गैर कानूनी है, ये तय करना कानून और इसके अधिकारियों का काम है। मेरा काम केवल ये सुनिश्चित करना है कि यदि लोग मेरे पुल पर से गुजरते हैं तो पुल वहाँ टिका रहे और गिरे नहीं। लेकिन इससे वो फिर क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा, मिस्टर लिम, मैं तुम्हारा बॉस हूँ और जब मैं तुम्हें 30 टन का पुल डिजाइन करने के लिए कह रहा हूँ तो तुम्हें ये केवल 30 टन लोडिंग का ही बनाना चाहिए। मुझे भी इसके कारण धीरे धीरे गुस्सा आ रहा था और मैंने कहा, ठीक है सर, मैं ये आपके लिए डिजाइन कर दूंगा, लेकिन मैं इस पर अपने नाम के दस्तखत नहीं करूंगा। जबकि मैं ये आपके लिए 30 टन की लोडिंग पर डिजाइन कर रहा हूं तो इस पर आप हस्ताक्षर कर सकते हैं। मेरे द्वारा कहे शब्दों ने मेरे बॉस का गुस्सा और बढ़ा दिया। मैंने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, यदि आप इस तरह का पुल बनाओगे तो ये 2 तरीके से गिर जाएगा। पहला, जब इसकी वजन सहन करने की 30 टन की क्षमता से
भारी वजन इस पर पड़ेगा, और दूसरा, जब धान से भरे ट्रक पुल पर खड़े किए जाएंगे, ट्रक में लदा धान पुल पर 30 टन से ज़्यादा का वजन डालेगा, क्योंकि धान की एक बोरी लगभग 50 किलो को होती है। मैंने विस्तार में कहना जारी रखा और आगे कहा, धान की 50 किलो की बोरी को ट्रक में पटकने का प्रभाव ट्रक पर आराम से 50 किलो धान रखने से ज़्यादा है। ये इसे पूरी तरह बदल देगा। मेरी किस्मत अच्छी थी, क्योंकि उसी समय हमारा एक इंजीनियर 2 ऐसे पुल की तस्वीर लेकर आए जो उसी डिजाइन और लोडिंग से बनाने के बाद गिर गए थे। गिरे हुए पुल की तस्वीरों ने उन्हें उनका द्वारा कहे शब्द पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर दिया, और उन्होंने कहा, ठीक है लिम, मुझे इसके बारे में सोचने जो, मुझे कल मिलना। जब अगले दिन मैं उससे मिलने गया तो उन्होंने मुझे सीधे कहा, मैंने इस सभी को देखा और हाँ, तुम अपनी योजना जारी रख सकते हो। मुझे खुशी थी कि उन्होंने मेरे बात द्वारा बनाया कारण पर विचार किया। अब जाओ, मुझे काम करना है। और इन तीखे शब्दों के साथ उन्होंने मुझे वहाँ से भेज दिया। मैं खुश था कि आखिरकार उन्होंने मुझे अपने हाईवे लोडिंग के डिजाइन के साथ परियोजना को जारी रखने की अनुमति देने के लिए मेरे निर्णय को स्वीकार किया। MADA के साथ मेरा कार्यकाल के दौरान मुझे कई परियोजना दी गई, और मेरा विश्वास करें, मैंने उन सभी को ईमानदारी से पूरा किया। एक पुल में लोगों को नदी में गिरने से बचाने के लिए उन्होंने एक बाट लगाई हुई थी। जब मैं गांव का पुल देखने गया तो मैंने देखा कि लगभग 90% बाड़ें लरी द्वारा तोड़ दी गई थी, और इनकी मरम्मत करना असंभव था, क्योंकि फुटपाथ इतना छोटा था कि कोई अब इन्हें ठीक नहीं कर सकता था। परिणाम स्वरूप ज़्यादातर पुलों में बाड़ें टूटी हुई या बुरी तरह से क्षतिग्रस्त थी। मैंने अपने बॉस से कहा, मुझे लगता है कि हमें बाड़ों के बिना पुल बनाना चाहिए और 4 इंच के फुटपाथ की बजाय 3 फीट का फुटपाथ बनाना चाहिए, ताकि यदि कोई वाहन नियंत्रण खो देता है तो लोग फुटपाथ पर खड़े हो सके और अपने आप को बचा सके। मैंने अपने बॉस को आगे समझाते हुए कहा, ये तक कि यदि लॉरी नियंत्रण खो देती है और फुटपाथ से टकराती है तो लॉरी गिर जाएगी, लेकिन इससे फुटपाथ में कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। उन्होंने मेरी ओर ऐसे देखा जैसे कि मैं मूर्ख था, और निस्संदेह सोचा कि मैं पागल था। मैं अपनी बात साबित करना चाहता था कि यदि ट्रक के बाद से टकराने के प्रभाव के कारण पुल क्षतिग्रस्त हो जाता है, जिसकी कभी भी मरम्मत नहीं की जा सकती, तो सुरक्षा के लिए बाड़ लगाने का क्या मतलब है? क्या ये आखिरकार उस पुल के होने जैसा नहीं है जिसमें बाड़ें नहीं है लेकिन फुटपाथ बहुत छोटा है? उन्होंने मेरी ओर देखा और कहा, क्या तुम पागल हो? बाड़ों के बिना पुल? लेकिन उनकी बात पर कोई ध्यान देने के बजाय मैंने उन्हें इस डिजाइन के साथ बनाया पुल की तस्वीर दिखाई, लेकिन मेरे विचारों को सही साबित करना मुश्किल था। आखिरकार हमें इसे स्वीकार करना पड़ा, हालांकि बहुत सारी तकरार के बाद। मेरी नौकरी के इस थोड़े समय में ही मैं हताश होने लगा था, खासकर अपने बॉस के साथ सहमत ना होने के कारण। मुझे मेरी प्रोफेसर द्वारा कहे शब्द याद आई कि यदि तुम्हें नौकरी पसंद नहीं है तो मुझे ये नहीं करना चाहिए। ये महत्वपूर्ण टकराव का समय था, क्योंकि मुझे मेरा काम पसंद नहीं था और मुझे इसे करने में आनंद नहीं मिलता था, लेकिन मुझे मेरे परिवार के लिए नौकरी से मिलने वाले पैसों की ज़रूरत थी।
मुझे एक और घटना याद है। एक दिन मेरे तकनीशियन मेरे पास आया और अचानक मुझसे बोला कि सर, जब हम कंक्रीट बना रहे हैं तो हमें इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना चाहिए। यदि हम बहुत ज़्यादा पानी डालेंगे तो इसके कारण पृथक्करण हो सकता है, जिससे पत्थर नीचे चले जाएंगे और रेत ऊपर आ जाएगी। हमें पानी कम या पानी का सही स्तर बनाकर रखना चाहिए। हाँ, मैंने इस पर पूरी तरह से सहमत हूँ और हमें इस नियम का पालन हर चीज़ में करना चाहिए। लेकिन सर, एक ऊपर ठेकेदार कंक्रीट बनाते समय इसने बहुत ज़्यादा पानी डालता है और नियमों का पालन नहीं करता, और ये तक कि मुख्य ठेकेदार के बेटे द्वारा उसे चेतावनी दिए जाने के बाद भी उसने ऐसा करना बंद नहीं किया। तकनीशियन ने अपने रुमाल से अपने चेहरे को पोंछा और अपना बात को जारी रखते हुए कहा, सर, वो अपने आप को सही साबित करने के लिए एक चीनी कहावत कहता है कि हमने जितने चावल खाया है उसने उससे भी ज़्यादा नमक खाया है। इसका मतलब है कि उसे हमसे ज़्यादा अनुभव है और इसलिए किसी को उसे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्या किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में हम क्या करें सर? मैं उसे ध्यान से सुन रहा था और जब उसने अपनी बात पूरी की, मैंने वो अनुसंधान लिया जिसमें कंक्रीट बनाने के बारे में लिखा हुआ था। मैंने उस भाग को मोड़ा और उस ऊपर ठेकेदार से मिलने के लिए अपने साथ वो इकरारनामा ले गया। मैं उसके पास गया और उससे बोला, अब मुझे तुम्हारे काम करने की तरीका के बारे में कुछ शिकायतें मिल रही है। मुझे लगता है कि हमें इसे सुलझाना चाहिए। लेकिन उसने मुझे मेरी बात पूरी नहीं करने दी और अपनी उपलब्धियों के बारे में डींग मारने लगा। तुम्हें अलोर सेतार में ऊंची इमारत के बारे में पता है? वो इमारत मैंने बनाई है और ये भी वो शानदार ढंग से खड़ी। फिर वो क्रोधित हो गया और बोला, मेरे काम और कंक्रीट बनाने के तरीके पर सवाल उठाने वाले तुम कौन हो? मुझे अच्छी तरीके से पता है कि मैं क्या करता हूँ। उसने फिर एक चीनी कहावत बोली कि कैसे उसने मेरे द्वारा तय किए रास्ते से ज़्यादा पुल पार किए हैं, जिसका अर्थ था कि उसके पास बहुत अनुभव है और मुझे बस थोड़ा किताबी ज्ञान है। उसे ये पसंद नहीं था कि मैं या कोई और उसके काम के बारे में उसे सिखाए। मुझे पहले ही इस पर चिढ़ आ रही थी और मैंने उसकी बात को अनसुना कर दिया। फिर मैंने अनुबंध का वो पृष्ठ खोला जिस पर कंक्रीट बनाने के बारे में लिखा हुआ था। मैंने कहा, सुनो, चाहे तुम नमक खाते हो या चावल, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और ना मेरे इससे कोई लेना देना है कि तुम सड़क पार करना चाहते हो या तुम पुल पार करना चाहते हो। ये तुम्हारा अपना मामला है। मैं खुद पर काबू पाने के लिए एक पल रुका और उसे दोबारा कहा, क्या तुम इस अनुबंधन को पढ़ सकते हो? केवल हाँ या ना में जवाब देना। यदि तुम इसे नहीं पढ़ सकते तो मैं तुम्हें इसे पढ़ के सुनाता हूँ। अब तक उसका मुंह गुस्से से थोड़ा लाल हो गया था, लेकिन उसने कहा कि वो इसे पढ़ सकता है। मैंने अपनी बात को जारी रखते हुए गुस्से में कहा, अब जो इस अनुबंधन में लिखा है, क्या तुम उसका पालन कर सकते हो? हाँ या ना में जवाब देना। मुझे मेरे अनुभव और तुम्हारे अनुभव के बारे में मत बताओ। मुझे उत्तर दो, क्या तुम इसका पालन कर सकते हो? हाँ या ना? यदि तुम इसका पालन कर सकते हो तो कृपया अभी ऐसा करो। यदि तुम पालन नहीं कर सकते तो मैं तुम्हें इस स्थान से बाहर निकालने वाला हूँ और फिर भविष्य की सारी परियोजनाओं से हमेशा के लिए तुम्हारा नाम काली सूची में लिख दूंगा। तुम्हारा करियर समाप्त हो जाएगा। मैंने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए ये सब कहा,
शुक्र है कि उसका गुस्सा ठंडा हो गया। उसने माफ़ी मांगी और अनुबंधन का पालना करने के लिए सहमत हो गया। काम करने का ये तरीका सच्चे होने की शक्ति थी। काम की गुणवत्ता के मामले में कभी भी समझौता ना करना। मेरे प्रोफेसर की ये सलाह मेरे लिए आज भी उपयोगी है। एक दिन एक ऑस्ट्रेलियाई इंजीनियर मुझसे मिलने आया क्योंकि उसे मेरे पुल का डिज़ाइन बहुत पसंद आया था। उसने कहा, मिस्टर लिम, जब मैं वापस जाऊंगा तो मैं अपने साथ ये सरल और फिर भी उपयोगी डिज़ाइन लेकर जाऊंगा और उन्हें ऑस्ट्रेलिया में बनाऊंगा। मैं बस इन्हें डिज़ाइन करने के लिए तुम्हारा धन्यवाद करने आया हूँ। ऐसे कुछ पलों में मुझ में इंजीनियरिंग की भावना जारी रखी और मैं पागलों की तरह काम करता रहा। लेकिन कुछ साजिशों के बावजूद मुसीबतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी और विशेष तौर पर ठेकेदारों जैसे लोग द्वारा निर्देशों का पालन न करना। जब मैं सिंचाई का प्रभारी था तब भी एक घटना हुई थी। जो क्षेत्र मुझे दिया गया था उसमें कुछ खेत ऊंचे और कुछ गहरे थे। समस्या ये थी कि ऊंचे खेतों वाले किसानों ने शिकायत की कि उनके खेत में पानी कभी नहीं पहुंचा और गहरे खेतों वालों की शिकायत की कि उनके खेत में इतना ज़्यादा पानी आता है कि उनकी फसल खराब हो जाती है। ऐसी समस्या को हल करना चुनौतीपूर्ण था क्योंकि हमें कॉलेज में इन समस्याओं को हल करना या इनका सामना करना नहीं सिखाया गया था। हमें रोग जमाने वाला बॉस को संभालना भी नहीं सिखाया गया था और हम में से ज़्यादातर लोग यकीनन ऐसे शिक्षा के साथ कर सकते हैं। बात यह है कि यदि आप अपने बॉस की बात सुनते हैं और उनके कहे अनुसार करते हैं तो आप अपने आदर्शों के अनुसार अपना जीवन नहीं जीते। यदि आप अपनी बात नहीं सुनते और अपने आदर्शों के अनुसार काम करते हैं तो आपको अपने काम पर समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। छुट्टी लेने, बोनस पाने और कई अन्य चीज़ों में समस्या आएगी। मेरे अपने बॉस के साथ उलझन जारी रहा। मेरा एक सहकर्मी था जिसे छत का ढांचा डिजाइन करना था। 1 साल तक वो इस डिजाइन को पूरा ना कर सका। अब पूरी योजना मुझे दे दी गई थी। 2 सप्ताह के समय में मैं इस परियोजना को पूरा कर पाया। डिजाइन करने के केवल 1 सप्ताह बाद स्वीकृति के लिए मैंने परियोजना अपने बॉस को दिखाई, लेकिन उन्होंने कहा, ये बहुत ज़्यादा सरल है, ये अच्छा नहीं है, तुम्हें एक डिजाइनर छत बनानी चाहिए। खैर, ये मेरे काम नहीं है। यदि आपको एक सजावटी छत चाहिए तो हमें एक आर्किटेक्ट की आवश्यकता होगी। मेरा काम ऐसे ही छत बनाना है जो लंबे समय तक टिक सके। मेरी छत के ढांचे का डिजाइन यकीनन टिक सकता है। मेरे जवाब सुनकर वो फिर क्रोधित हो गए, लेकिन इसमें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि मैं केवल उनके कारण सजावटी डिजाइन नहीं बना सकता था। मैं स्ट्रक्चर संरचनात्मक इंजीनियर हूँ, लेकिन महत्वपूर्ण बात ये थी कि मैंने अपना डिजाइन पूरा कर दिया था, जिसके लिए मेरे सहकर्मी को लगभग 1 साल का समय लगा और फिर भी वो इसे पूरा ना कर पाया क्योंकि बस इसे बदलता रहा और वो उनके लिए डिजाइन करते हुए बॉस को लुभाने के लिए काम कर रहा था। ये वही बॉस थे जो मेरे साथ एक और बात पर भी खुश नहीं हुए थे। खैर, वो कभी भी मुझसे संतुष्ट नहीं होते थे, लेकिन एक बार मुझे एक अधिकृत पत्र भेजना था। उन दिनों में कंप्यूटर नहीं हुआ करते थे। पहले हमें ये सुनिश्चित करना पड़ता था कि हम टाइप करने जा रहे हैं और फिर टाइपराइटर इस्तेमाल करना होता था। ऐसा इसलिए किया था क्योंकि यदि पत्र में कोई गलती हो जाती थी तो हम पूरा पत्र दोबारा टाइप करना पड़ता था और ये मुश्किल कार्य था। तो मैंने अपना पत्र टाइप कर
पूरा किया और इस पर हस्ताक्षर करवाने के लिए अपने बॉस के पास ले गया। उन्होंने कहा, लिम, ये बेकार पत्र है, जाओ और इसे बदलो। मैंने कोई सवाल नहीं किया और बस इसे वापस बदलने चला गया। दूसरी बार फिर से उसके पास पत्र लेकर गया। उन्होंने फिर मुझे बात कही। मैं फिर वापस गया और इसे टाइप किया। उन्होंने 9 बार मेरे पत्र को अस्वीकार किया। मैं क्रोधित और परेशान हो गया था, इसलिए मैंने वो सब पत्र लिखे, लेकिन कभी कोई नया पत्र नहीं भेजा। क्योंकि पत्र संबंधित बच्चे को नहीं पहुंचा, एक बड़ी समस्या हो गई और लोगों ने सवाल उठाने शुरू की। मौके का फायदा उठाते हुए मेरे बॉस ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को मेरे व्यवहार के बारे में शिकायत कर दी। उन्होंने मुझे बुलाया और पूछा, मिस्टर लिम, तुमने पत्र क्यों नहीं भेजा? जवाब में मैंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को वो सभी 9 पत्र दिखाया जो मैंने टाइप किए और कहा, मैं मजाक के लिए पत्र लिखने का एक खेल जारी नहीं रखने वाला। मैं ये पत्र लिखता रहा, लेकिन मेरे बॉस ने इसमें से किसी पर भी हस्ताक्षर नहीं किया। फिर मेरे बॉस को उसके बॉस द्वारा बुलाया गया और प्रश्न पूछे गए। उन्होंने उससे पूछा, मिस्टर लिम ने पहले ही इतने सारे पत्र लिख दिए थे, तो तुम उन पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किए गए? मेरे बॉस ने शिकायत करते हुए कहा, सर, भाषा के प्रति उसका ज्ञान बहुत खराब है। उसकी व्याकरण और अंग्रेजी सही नहीं है। मैं हमारे कार्यालय से इस प्रकार का पत्र कैसे भेज सकता हूँ? जब मेरे बोलने की बारी थी तो मैंने कहा, सर, पहला पत्र मेरे द्वारा लिखा गया था, लेकिन दूसरा पत्र किसने लिखा? वो आप ही है। जब आपको खुद पसंद नहीं था तो आप इसे बदल सकते थे। मैं आपके कहे अनुसार करता हूँ। आप मेरा मार्गदर्शन करने के लिए है। इस हाल के बाद उन्हें अपने बॉस के सामने अपमान महसूस हुआ। मेरे बॉस की समस्या यही थी कि वो निर्णय नहीं ले सकते थे और पत्र लिखने के लिए आपको निर्णय लेना होगा। वो अपना मन बदलते रहे। इसके बाद पत्र सामने आया और ये तुरंत भेजा गया और निस्संदेह ये मेरे द्वारा टाइप किया 9वां पत्र था। इस तरह की घटनाओं ने मुझे मेरे बॉस का पसंदीदा कर्मचारी नहीं बनने दिया। साल के अंत में कर्मचारी मूल्यांकन किया जाता था। उन्होंने मुझे मूल्यांकन के लिए बुलाया और मुझसे कहा, लिम, तुम सही तरह से काम नहीं कर रहे हो। मैं निश्चित नहीं हूँ कि मैं तुम्हें मूल्यांकन में अच्छे अंक दे पाऊंगा। लेकिन मैंने कहा, सर, यदि मैं सही तरह से काम नहीं कर रहा था तो आपने मुझे शुरुआत में ही क्यों नहीं बताया, ताकि मैं अपने आप को ठीक कर सकता। जब आपने मुझे कुछ बताया ही नहीं तो मैंने बस यही सोचा कि मैं ठीक तरह से काम कर रहा हूँ। सर, हमारे बीच समस्याएं थी, लेकिन यदि आप मुझे मूल्यांकन में कम अंक देंगे तो मैं इस मुद्दे को वरिष्ठ अधिकारियों के पास लेकर जाऊंगा। वो मेरे कहे शब्दों पर इतना क्रोधित हुए कि वो केबिन से बाहर चले गए और दरवाज़ा को जोर से बंद किया। बाद में उन्होंने ये शिकायत भी की कि मैंने दरवाज़ा जोर से बंद किया था। जब मुझसे पूछा गया, मैंने उन्हें कहा कि मैंने दरवाज़ा जोर से बंद नहीं किया था, ऐसा मेरा बॉस ने किया था। लेकिन अंततः में मुझे मूल्यांकन में अच्छे अंक मिले, शायद इसलिए क्योंकि उन्होंने मेरे कारण बताने की तरीके का डर था। ये स्पष्ट था कि यदि पूरा साल मेरे द्वारा ठीक से काम करने का कोई रिकॉर्ड नहीं था तो आप साल के अंत में जानबूझकर ये कहते हुए कोई निर्णय नहीं ले सकते कि तुमने बुरे तरीके से काम किया। दूसरे विभागों में मेरा रिकॉर्ड भी मेरे अच्छे प्रदर्शन का प्रमाण था। मुझे एक और घटना याद है जब मेरा तबादला दूसरे जिले में किया जाना था और मैं बहुत खुश था क्योंकि मैं जिला इंजीनियर के तौर पर पदोन्नति भी हो रहा था। लेकिन मेरे बॉस उस क्षेत्र में बांध का काम संभाल रहे थे।
मेरी तरह एक और इंजीनियर भी ऐसा था जो मेरे बॉस को बर्दाश्त नहीं कर सकता था, तो उसने भी तबादले के लिए विनती की और बैठक में जब उन्होंने पूछा कि उसकी जगह कौन ले सकता है, तो सभी ने सर्वसम्मति में मुझे चुना। उन सभी को लगता था कि मैं ऐसा अकेला हूँ जो मेरे बॉस के अधीन काम कर सकता हूँ। आखिरकार जिस समय तबादला का पत्र आया, मैं फिर उसके साथ काम कर रहा था। ये तकलीफहेज था, लेकिन मुझे इसे स्वीकार करना था। ये मेरी नौकरी का भाग था। वो परियोजना जिसके कारण मैंने नौकरी छोड़ने का निर्णय लिया, समुद्री तटीय क्षेत्र से जुड़ी एक घटना थी। इस इंजीनियर के लिए एक चुनौती है जो मुख्य तौर पर पुलों का काम करता है। तो मूल ज्ञान के अनुसार समुद्री तटीय क्षेत्र से बचने के लिए कभी भी चूने के पत्थर का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि जब चूने का पत्थर समुद्री पानी के संपर्क में आता है तो ये क्षारीय हो जाता है, धीरे धीरे भूरा हो जाता है और फिर टुकड़े में टूटा जाता है। एक और अन्य प्रकार का पत्थर जो इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए वो है सपाट पत्थर। इसके बजाय गोल पत्थरों का उपयोग किया जाना चाहिए। सपाट बाजारी लहरों के प्रभाव के कारण टूट सकती है। एक दिन तेज समुद्री लहरें तट पर जोर से टकरा रही थी और जब मेरे कर्मचारियों ने मुझे बुलाया तो पहले ही शाम के 4 बज चुके थे और आधा समुद्री तट अब तक टूट चुका था। मुझे जल्द ही निर्णय लेना था और अपक्षण रोकने के लिए तट रेखा भरने के लिए पत्थर मंगाने थे। लेकिन केदार राज्य में जहाँ से मैं था, हमारे पास ग्रेनाइट के पत्थर नहीं थे। हमारे पास केवल चूने के पत्थर थे। इसलिए मैंने चूने के पत्थर की खदान में फ़ोन किया और उन्हें कहा, हाँ, ये आपातकालीन स्थिति पैदा हो गई है और हमें तट रेखा भरने के लिए पत्थरों की आवश्यकता है। इसलिए उन्होंने चूने के पत्थर को लगभग 6 से 7 ट्रक भेज दिया। लेकिन एक समस्या भी थी। इंजीनियरिंग के तौर पर कुछ भी खरीदने की मेरी सीमा लगभग 10,000 रिंगेट प्रति दिन थी। लेकिन उस दिन मैंने समुद्र में डालने के लिए या केवल चूने को पत्थर मंगवाया, बल्कि 30,000 रिंगेट की खरीदारी कर मेरी अधिकृत सीमा से ऊपर का ऑर्डर दिया। ये 2 भारी गलतियाँ थी और मुझे पता था कि मैं जल्दी अपने बॉस के गुस्से का सामना करने वाला था। जब मेरा बॉस को इसके बारे में पता चला तो वो क्रोधित और आपे से बाहर हो गए। उन्होंने मुझे कहा, मिस्टर लिम, तुम एक किसान की तरह सोचते हो। तुम्हारा जो भी मन करता है तुम भर देते हो। लेकिन मैंने उससे कहा कि मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था, खास तौर पर जब हमारी 3/4 तटरेखा पहले ही टूटी चुकी थी। सर, यदि मैं और इंतज़ार करता तो समुद्री पानी धान के खेतों में चला जाता और इसके कारण फसल तबाह हो जाती थी। मुझे निर्णय लेना था और इसलिए मुझे उस वक्त उपलब्धि किसी भी पत्थर से इसे भरना था। मैंने अपनी बात समझाने की कोशिश की, लेकिन अपक्षण के साथ स्थिति बिगड़ती जा रही थी, क्योंकि मेरे द्वारा अपनाए तरीके से हमें केवल समय मिला, लेकिन इससे कोई स्थानीय समाधान नहीं मिला। कंपनी ने मेरे द्वारा उनको दिए समय का उपयोग अपक्षण के साथ निपटने के लिए एक ठोस विचार सोचने के लिए किया। वो किसी को जापान भेजने की योजना बना रहे थे ताकि जापानियों से अच्छी सलाह मिल सके, जिन्हें समुद्री तटीय क्षेत्र से निपटने में माहिर माना जाते हैं।
लेकिन मैंने कहा, सर, जापान एक मुक्त सागर है। उनकी तट रेखा पत्थरों से भरी है और बड़े भारी पत्थर रखकर समुद्री तटीय क्षरण रोकने का उनका तरीका उनके लिए काम करता है। पथरीली तटरेखा पर भारी पत्थर रखे जा सकते हैं, लेकिन ऐसा हमारा यहाँ मलेशिया में, खास तौर पर केदाह में नहीं है की जाती सकती है। हमारी तटरेखा नरम और दलदलीय है, इसलिए यदि हम भारी पत्थर रखेंगे तो ये दलदल में डूब जाएगी। मेरी टीम और मैंने एक योजना बनाई कि सबसे पहले हम अपनी तटरेखा पर भारी पत्थर नहीं रखेंगे। दूसरा पत्थर सपाट होना चाहिए ताकि ये दलदल में टिके रहे। लेकिन इस सब के दौरान मेरा बॉस ने क्रोधित हुए कहा, तुम ये बेहुदा विचार अपना रहे हो। उन्होंने पूछा, क्या तुमने लहर के बल की गणना की? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि सपाट पत्थर रखने का विचार लहरों के प्रभाव का सामना कर सकेगा? हाँ सर, मैंने व्यंग्यात्मक ढंग से कहा, हम लहर के बल की गणना कर सकते हैं, लेकिन सारी जानकारी पाने में 3 से 4 साल का समय लगेगा और तब तक नष्ट हो चुका होगा। लेकिन फिर भी मेरी और उनके क्रोध भरे शब्द जारी रहे और उन्होंने कहा, लिम, मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतने मतलबी निकलोगे सिर्फ इसलिए कि कंपनी ने तुम्हें जापान जाने के लिए नहीं चुना। तुम्हें ईर्ष्या महसूस हुई है ना, और इसलिए तुम ये बेहुदा विचार दे रहे हो। मैं शांत रहने की कोशिश कर रहा था और कहा, नहीं सर, इसका ये कारण बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मैं आपको गारंटी दे हूँ कि यदि आप मेरी बात नहीं सुनेंगे तो ये असफल हो जाएगा, क्योंकि हमारी तटरेखा की ढीली मिट्टी के कारण सभी भारी पत्थर जमीन में डूब जाएंगे। लेकिन कोई भी कारण या तर्क उनके गुस्से को ठंडा नहीं कर पाया और इसलिए अंत में दूसरे भाग के लिए 2 मिलियन रिंगिट का बजट अनुमोदित हुआ और मेरे तरीके से काम करने के लिए हमें केवल 60,000 रिंगिट मिले। जब वो बड़े पत्थर लाया तो वो इतने बड़े थे कि एक ट्रक में केवल एक पत्थर आ सकता था। हाँ, वो सच में इतना बड़े थे, लेकिन जब उन्होंने समुद्री तट पर वो पत्थर रखा तो अगले दिन ये गायब हो गया। ये दलदल में डूब गया। उस रात तूफान आया, तट से बड़ी लहरें टकराई जिन्होंने इसे तबाह कर दिया और इसके कारण समुद्र का पानी नजदीकी धान के खेत में भर गया। किसी समय अत्यधिक उपजाऊ के खेत अब खरे पानी से भर गए थे और उनकी पैदावार शक्ति कम हो गई थी। समुद्र तटीय क्षरण को रोकने के लिए मेरे द्वारा प्रस्तावित योजना मेरे क्षेत्र में सफल रही और हमारे द्वारा प्रदान किए गए सरल समाधान के कारण उस क्षेत्र के खेतों की पैदावार उच्च बनी रही। इसके बाद पूरे तटीय क्षेत्र में मेरा डिजाइन लागू किया गया। मैंने न केवल एक अच्छी योजना बनाई, बल्कि ऐसी योजना बनाई जिसमें सही समझ मौजूद थी। ढीली मिट्टी पर छोटे सपाट पत्थर एक दूसरे के साथ अच्छे से टिक गए, जिससे तट पहले से अधिक मजबूत हो गया। कुछ सालों बाद जब मैं उसी स्थान पर गया, वहाँ पत्थर का कोई निशान नहीं था। वायु सी-फो ने उन्हें पूरी तरह से ढक दिया था। कुदरत ने अपना रंग दिखा रहा था और समुद्रीय तटीय क्षरण की समस्या का स्थायी समाधान दिया, क्योंकि पेड़ों की जड़ों ने पत्थरों पर पकड़ बनाई हुई थी। जड़ों और पत्थरों के इस मेल ने तटों को हमेशा के लिए बदल दिया था। अब वो हमेशा के लिए समुद्री लहरों के दबाव का सामना कर सकते थे। वो मेरी आखिरी नौकरी भी थी और इसके कारण मैंने MA DA को छोड़ने का अंतिम
निर्णय लिया। इंजीनियरिंग के तौर पर मेरी नौकरी, जहां व्यवहारिक कारणों के साथ मेरे सरल विचारों को नकारा या नज़रअंदाज किया जाता था, या मुझे अपनी बात साबित करने के लिए साथ काम कर रहे लोगों को मनाने के लिए लड़ना पड़ता था, आखिरकार खत्म हो गई थी। सरलता विश्वसनीय होती है। इंजीनियरिंग से जुड़ी समस्याओं के लिए मेरे सरल समाधानों को आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता था। आज हालांकि मैं कोई पुल डिजाइन नहीं करता हूँ, मेरे द्वारा तब डिजाइन किए गए पुल आज भी मलेशिया भर में उपयोग किए जा रहे हैं, क्योंकि वो व्यवहारिक और बनाने में आसान है। MADA छोड़ने के बाद ही मैंने स्वनियोजित होने का निर्णय लिया। ये 1992 का बात है और इस समय भी मैं काम कर रहा था, लेकिन मैंने डायरेक्शन शुरू की। हालांकि इसका बीज मैंने लगभग 10 साल पहले बो दिया था। जब मैं उस समय के बारे में सोचता हूँ जब मैंने स्वनियोजित होने का निर्णय लिया था, मुझे बस अपने द्वारा सामना की गई शुरुआती समस्याएं याद आती है। डायरेक्शन शुरू करने के लिए मुझे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन इसकी समस्याएं अलग थी। वो मेरी समस्याएं थी और मेरे पास इनको अपने तरीके से हल करने का अधिकार था। मुझे किसी को मेरे काम करने की तरीका पर स्पष्टीकरण नहीं देना था। डायरेक्शन मेरा जहाज बनाने जा रहा था और मैं कप्तान था। हम अपनी यात्रा शुरू करने वाले थे। मुझे विश्वास था कि मैं इस सफर में आने वाली किसी भी समस्या का सामना कर पाऊंगा। IIT की शिक्षाएं और मेरे प्रोफेसर की सलाह ने मुझे हमेशा असंभव को संभव बनाने के लिए वो विशेष हिम्मत दी।